हमारे साथ अब प्रोफेसर जगदीप छोकर आ चुके हैं। IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर इंचार्ज रहे। ये वो शख्स हैं दोस्तों, ये वो शख्स हैं जो पेटिशनर हैं, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की लड़ाई इनकी और इनकी संस्था ने लड़ी है 2017 से। और मैं इनको सल्यूट करता हूं सर, सल्यूट सल्यूट टू यू। और इस वक्त तकरीबन 27,000 लोग देख रहे हैं आपके इस प्रोग्राम। मैं आपसे जानना चाहता हूं छोकर साहब, प्रोफेसर साहब, क्या आपको लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक कोड भी अब सामने आएगा, जिसको स्टेट बैंक ने अभी तक छुपाया है? देखिए, स्टेट बैंक ने अभी तक यूनिक कोड नहीं दिया है। जो डेटा दिया है उसमें यूनिक कोड नहीं है। अच्छा, ये सामने आएगा कि नहीं आएगा ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जो डेटा आया है हम लोग उसको देख रहे हैं। मैं क्या देख रहा हूँ, और लोग देख रहे हैं, और ना सिर्फ ADR वाले देख रहे हैं, और भी मेरे ख्याल में सैकड़ों लोग या उससे भी ज्यादा देख रहे हैं कि उसमें से क्या क्या सूचना निकल सकती है। तो पहली कोशिश तो ये है कि इस डेटा में से जो जो काम की बातें निकल सकती है वो निकाली जाएं, और अगर उसके बाद ये जरूरत पड़ेगी कि वो सीक्रेट कोड भी मिलना चाहिए तो उसके लिए फिर अगर कोर्ट जाना पड़ेगा तो कोर्ट जाएंगे। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आप ही जा सकते हैं, पेटिशनर तो आपकी संस्था ADR। नहीं, कोई भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कोई भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस डेटा से जितनी सूचना निकल सकती है वो निकाल ली जाए, और अगर जरूरत पड़ती है कि उस कोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में करने का ये काम नहीं है। थोड़ा इसके बारे में समय लगाना पड़ेगा, इसके डेटा को तरह तरह से खंगालना पड़ेगा, और फिर देखेंगे क्या निकलता है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी प्रोफेसर साहब, ये लड़ाई आपने लंबी लड़ी, और मैं तो आपकी सब्र की दाद दूंगा। 2017, 18, 19, 20, क्या आपको लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये डेटा देश के सामने होगा? क्या आपको ऐसी उम्मीद थी, या कभी कभी आपको लगता था कि ये सरकार नहीं ऐसा होने देगी? प्रोफेसर साहब, ये जब हमने ये PIL दाखिल की थी 2017 में, हमने सिर्फ ये कहा था कि ये स्कीम गैर असंवैधानिक है, इसको बंद किया जाए। क्योंकि आप देखिए 2017 में इसकी कोई डिटेल भी ज्यादा नहीं पता थी। इसका नोटिफिकेशन हुआ 2018 में, उसमें हमें और पता लगा कि इसमें और क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या इसमें खराबियां हैं। तो वो मामला चलता रहा। सूचना शुरू में जब हमने एप्लीकेशन ये PIL डाली थी, सब तो सूचना थी ही नहीं, कोई बॉन्ड ना खरीदे थे ना बिके थे। तो जैसे जैसे सूचना आनी शुरू हुई और ये पता लगना शुरू हुआ कि किस क्वांटिटी में ये सब काम हो रहा है, तो उसकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। और हमने तो पिटीशन में मॉडिफिकेशन नहीं किया। ये जो स्टेट बैंक को और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप दिया था, उसकी हम सराहना करते हैं। अब प्रोफेसर साहब, एक मिनट, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको प्रोफेसर साहब लगता है कि अगर चंद्रचूड़ की जगह कोई पुराना वाला जज होता, चीफ जस्टिस गगोई साहब जैसे होते या और बाकी लोग होते, तो ये मामला कभी ना खुलता? क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी हिम्मत दिखाई है? देखिए, मैं एक चीफ जस्टिस को दूसरे से कंपेयर करना मुनासिब नहीं समझता। जी, हर व्यक्ति जो जिस पद पे होता है वो अपनी तरह से उसका काम करता है। हम, जैसा मैंने पहले कहा, हम सुप्रीम कोर्ट की सराहना करते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ हमारी ओरिजिनल रिक्वेस्ट को अप्रूव किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बंद किया जाए, उन्होंने उससे आगे जाके 2 आदेश और दिए, एक SBI को और एक उसको। पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या करते ये मुझे नहीं मालूम। जी 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 संदीप जी, प्रोफेसर साहब को आपने सुना? प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अगर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसका यूनिक कोड स्टेट बैंक ने रिलीज नहीं किया, जो सील बंद लिफाफे में है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच मुंबई में पड़ा हुआ है। अगर जी। उस यूनिक कोड को देश के सामने वो नहीं लाए तो ये कह रहे हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाएंगे। आपको क्या बिल्कुल। लगता है कि देर सवेर वो यूनिक कोड अब सामने आएगा? और क्या आपको लगता है कि ये 90% डाटा डाल के स्टेट बैंक भी फंस गया है? हाथी निकल चुका है, सिर्फ पूंछ फंसी हुई है। उसके लिए पिटीशन की भी जरूरत नहीं होगी, वो उसके बिना ही खींच के निकाल लेंगे लोग, आप चिंता मत कीजिए। और अगर फिर भी वो पूंछ इतनी मजबूत हुई कि फंसी रही तो पिटीशन डाल देंगे। और अब ये मामला दबेगा नहीं, आप समझिए, क्योंकि इसमें जैसे हम देख रहे हैं पाकिस्तान की कंपनियों के नाम आ रहे हैं और उनका अप्रैल 2019 में पैसा आ रहा है। आप तारीख देखिए कैसी अजीबोगरीब तारीख है। हालांकि पैसा सैकड़ों करोड़ों में नहीं है, पैसा कम ही दिखा रहे हैं इसमें, लेकिन पैसा तो पैसा 2-3 करोड़ तो है ही। प्रोफेसर साहब, ये तो सही बात है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने किया है, आपकी टीम को बधाई मैं इसलिए बार बार दे रहा हूं क्योंकि देश में जिस तरह का जी एक कंपनी का नाम जो समझ में आ रहा है आपको, वो उत्तराखंड टनल कोलैप्स वाला मामला याद होगा। जी हाँ, जहाँ मजदूर फंस गए थे। जी जी, तो मैंने अभी उस कंपनी का नाम इसमें देखा, वो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। अप्रैल 2019 में उसने करोड़ों करोड़ों के बॉन्ड खरीदे हैं और नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने ही 30 करोड़, 15 करोड़ और 10 करोड़ जो मुझे दिख रहे हैं खरीदे हैं 2019, 19 और 22 में। और वो टनल बनाई थी जो टनल कोलैप्स हो गई, जिसको फिर बचाने में सैकड़ों करोड़ों खर्च हो गए भारत सरकार के। तो वो नवयुग ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड मैं चाहूंगा जो हमारे दोस्त हैं ये नवयुग कंपनी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप 5 साल से आपकी संस्था एडीआर इस मामले को उठा रही थी सुप्रीम कोर्ट में और आखिरकार इस मामले में आपको जीत मिली। मैं एक चीज जानना चाह रहा था क्योंकि आपकी जो संस्था है उसका जो एक्सपर्टाइज है वो करप्शन इन पॉलिटिक्स है। हमारी देश की राजनीति में जो भ्रष्टाचार है आपकी संस्था उसको उजागर करती है। क्या आपके पास ऐसा कोई प्रमाण या ऐसा कोई अंदाजा है कि क्या भारत में जब लोकसभा चुनाव होता है तो ये दुनिया का महंगा चुनाव होता है, सबसे महंगा चुनाव होता है जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव है, और कितना पैसा चुनाव में हर 5 साल में खर्च होता है? 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, इस तरह का कोई जानकारी आपके पास है? क्योंकि आपकी तो फील्ड है ये, करप्शन इन पॉलिटिक्स। ये जानकारी किसी के पास नहीं है। 2019 के इलेक्शन के बाद एक संस्था है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, उसने एक एस्टिमेट बनाया था कि 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना? लेकिन उनकी 60,000 करोड़ 60,000। हाँ, लेकिन उनकी रिपोर्ट में खुद ही लिखा है, करीब 25-30 आइटम उन्होंने लिखे हैं जिनका उन्होंने उसमें एस्टिमेट नहीं जोड़ा है। और वो भी अंदाजा है, मैं नहीं जानता कि वो अंदाजा सही है कि गलत है। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं जो अभी पिछले 4-6 दिन पहले हुई है। एक भारत सरकार के सचिव थे जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए थे, उनका नाम है सुभाष गर्ग जी। वो मेरे साथ एक कार्यक्रम में डिस्कशन में थे। वहां उन्होंने ये कहा कि जितना पैसा राजनीतिक दल डिक्लेयर करते हैं वो जितना पैसा वो टोटल खर्च करते हैं उसका 5 से 7% है। तो आप ये सोच लीजिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हम 16,000 करोड़ का कर रहे हैं, ये उस 5 या 7% का एक हिस्सा है, पूरा नहीं है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे को अभी ढूंढ रहे हैं, और हम लोग भी हम भी बड़े खुश हैं, सब लोग खुश हैं कि ये पता लग रहा है, ये हाथी की पूंछ का 1/10वां हिस्सा है। जो हाथी है वो तो कैश से चलता है जी। तो जाहिर तौर पे सबसे ज्यादा कैश तो बीजेपी के पास ही है, जो अगर हम अनुपात देखें इसका। देखिए किसके पास कितना कैश है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितना पैसा डिक्लेयर किया जाता है इनकी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी, उससे कई गुना पैसा खर्च होता है और लिया जाता है। लेकिन जो हमें दिख रहा है वो एक अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग,
कि 10% दिख रहा है, 90% नहीं दिख रहा। लेकिन जो दिख रहा है 10% ही सही या 5 से 7% ही सही, उसका तो कुछ हाथ पैर समझ में आए, वो ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आगे 90% को पता नहीं कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा। जी बड़ा बड़ा सवाल प्रोफेसर साहब, बड़ा सवाल। और मैं एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अभी अभिषेक जी ने कहा कि अगर सारे पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना बता दें तो बाकी सब बीजेपी का रह जाएगा। ये हम लोग बहुत पॉलिटिकल पार्टियों से बहुत उम्मीद रखते हैं, इसी ये कभी करते हैं जो विपक्ष में है उनसे उम्मीद रखते हैं, जो सत्ता में लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां सब एक जैसी हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको ये सूचना नहीं देगी कुछ भी हो जाए। तो ये जनता को, नागरिकों को, स्वैच्छिक संस्थानों को और संदीप जी जैसे लोगों को मेहनत करके निकालना पड़ेगा। अभी बैठे बैठे संदीप जी हमें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख देख के बता रहे हैं बातें, और इन्हीं जैसे लोग, सैकड़ों लोग देश के हर हिस्से में और कुछ शायद देश के बाहर भी हैं, वो ये काम कर रहे हैं। और ये सारा काम, इसका कोई निष्कर्ष निकलने में अभी बहुत समय लगेगा। ये 1-2 घंटे 2-4 घंटे का काम नहीं है। अभी तो 10:30 बज रहा है, ये 7:45 बजे के करीब डेटा रिलीज हुआ था, तो अभी बहुत समय लगेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, एक हिसाब से तो अब शुरू हुई है, लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई का दूसरा फेज शुरू हुआ है, ये नया फेज है, उसमें नए सिरे से काम करना पड़ेगा। जो पहले कर रहे थे वो काम करने का तरीका बदल जाएगा। जर्नलिस्ट बहुत से लगे हुए हैं, देखते हैं क्या निकलता है। थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना। मैं प्रोफेसर साहब आ रहा हूं। मैं एक संदीप जी, प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई हमने तो जो काम करना था वतन के लिए कर दिया। आप जैसे जो IITians हैं जिन पर देश गर्व करता है, आप जैसे जो टेक्नोक्रेट है, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई मैंने तो जो सुप्रीम कोर्ट में करना था मैंने काम कर दिया। अब आप जैसे लोग हिंदुस्तान में वो इस डेटा को फॉलो करें, डेटा को डिकोड करें। और दूसरी चीज प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि ये जो 16,000 करोड़ रुपया है, दिस इज ओनली 7 to 10%, यानी टोटल पैसा जो पॉलिटिकल पार्टीज खर्च करती हैं, बहा देती हैं, वो 1.5 लाख करोड़ भी हो सकता है। तो अगर वो इतना ज्यादा पैसा है, तो मैं संदीप जी ये जानना चाह रहा हूं कि चलो भाई ये पैसा 10% पैसा आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से ले लिया, तो 90% पैसा कैसे आ रहा है? क्या हवाला के जरिए आ रहा है? क्या कैश में आ रहा है? पान मसाले गुटखा वाले दे रहे हैं, ज्वेलर्स दे रहे हैं, कौन लोग दे रहे हैं? बिल्डर दे रहे हैं जिनके पास। क्या आपको क्या लगता है ये पैसा कहां से आ रहा है? हाँ, ये तो दुनिया का बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को मुझे शाम को 8 बजे ये बताया गया था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा रात को 12 बजे से। और अगर 8 नवंबर 2016 को रात को 12 बजे से ब्लैक मनी खत्म हो चुका है, जिसके चक्कर में 250-300 लोग मर गए लाइन में खुद का पैसा लगाने में, तो ये लाखों करोड़ों रुपया आ कहां से रहा है? तो क्या वो पूरी प्रोसेस डीमोनेटाइजेशन की सिर्फ मिथ्या थी? अगर ये सिर्फ 8-10% है, जो कि सच बोल रहे हैं शौकत साहब, तो बाकी का कैश नोटबंदी ने क्या किया? वो पैसा अभी क्यों घूम रहा है सिस्टम में? ये बड़ा सवाल है जो देश की जनता को खुद से पूछना चाहिए और अपने प्रतिनिधियों से पूछना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी एक कंपाइल्ड लिस्ट थोड़ी बहुत मेरे सामने जो रेडी है, मैं इसमें जो टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स अभी दिख रहे हैं, 5 सेकंड में इनके नाम पढ़ देता हूं, थोड़ा सा डेटा है। फ्यूचर गेमिंग का तो 2000 करोड़ से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है भाई साहब। तो निश्चित तौर पर फ्यूचर गेमिंग ये बंदा अकेला काम नहीं कर रहा है, ही माइट बी फ्रंटिंग फॉर मेनी अदर्स। अब मुझे पता नहीं है, इसको भाई 2000 करोड़ कर दीजिए। मेगा इंजीनियरिंग इसको 2000 करोड़ कर दीजिए। मेगा इंजीनियरिंग 1600 करोड़, हल्दिया एनर्जी 750 करोड़, वेदांता 729 करोड़, क्विक सप्लाई वो जो रिलायंस वाली कंपनी है 650 करोड़, एसएल माइनिंग 450 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन 440 करोड़, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, फूड पार्क वाले दे रहे हैं 400 करोड़ रुपए। मतलब ये समझने की बात है कि एक फूड पार्क जितने का फूड पार्क नहीं है,
ऐसी कौन सी प्रोसेसिंग कर रहा है भाई, किस चीज की प्रोसेसिंग कर रहा है। उसके अलावा मदन लाल लिमिटेड 350 करोड़, भारतीय एयरटेल तो अपने नाम से ही काम कर रहा है 330, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 270 करोड़, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाला 270 करोड़ दे रहा है। इसका भी उद्घाटन भी हुआ है जी। हाँ अनुराग जी, आपके पास कुछ जानकारी है यशोदा अस्पताल के बारे में? यशोदा अस्पताल का अभी उद्घाटन भी हुआ था और उसने काफी नेताओं को जी, बुलाया था। जी नहीं, कौन नेता आए थे, कुछ अभिषेक जानकारी है जरा? अभिषेक बीच बीच में ब्रेकिंग न्यूज आप देते रहिए, डेटा किंग है आप। प्रोफेसर छोकर साहब, एक चीज ये बताइए कि चलिए मान लिया आपने 10% पर जो पैसा है उसको पकड़वा दिया, है ना? छोकर साहब ये तो मान गए, आपकी जो पिटीशन है काम कर गई। ये जो बाकी जो आप बता रहे हैं कि आपको शक है कि 70-80% पैसा ऐसा है जो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में, उसको कैसे पकड़ा जाए? आप बताइए कैसे पकड़ा जाए। जी देखिए, कोशिश करते रहते हैं, कोई चीज निकल जाती है, कोई नहीं निकलती है। और ये जो बेईमानी और घूसखोरी और काला बाजारी होती है, ये देश के हर तबके में होती है। लेकिन राजनीतिक दलों का में ये होना ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि राजनीतिक दल ये कहते हैं कि वो देश को चलाते हैं। जब चलाने वाले ही ऐसे होंगे तो फिर चलने वाले क्या करेंगे? इसलिए हम राजनीतिक दलों पे फोकस करते हैं, क्योंकि वो देश के जिम्मेदार अपने आप को कहते हैं। जी तो प्रोफेसर साहब, एक जानकारी, एक मिनट, ये बीमारी समाज की है, लेकिन पूरे समाज को सुधारना हमारे बस का नहीं है। हमने ये सोचा कि जो एक समाज का तबका है जो सबको चलाता है, जिसको कहते हैं फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन इज द पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम अगर थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाएगा तो शायद उसका आगे असर ज्यादा होगा। ये उम्मीद को लेके हम ये कर रहे हैं। एक चीज प्रोफेसर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जब ये याचिका दाखिल की, आपकी संस्था ने, जिसके आप फाउंडर ट्रस्टी हैं एडीआर के, क्या आपको इन 4-5 वर्षों में लगा कि सरकार ये आंकड़े नहीं देगी, सरकार ये स्कीम को जारी रखेगी? क्या आपको लगा कि स्टेट बैंक पे प्रेशर था, इसीलिए स्टेट बैंक के चेयरमैन ने कहा कि हम इलेक्शन खत्म होने के बाद ये लिस्ट देंगे? क्या स्टेट बैंक पर प्रेशर था मोदी सरकार का? मैं ये एक स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये जो स्टेट बैंक ने दलीलें दी थी, उनसे ये जाहिर था कि वो दलीलें कोई मैच्योर, सोची समझी, समझदारी की दलीलें नहीं थी। वो दलीलें ऐसी थी जो बिल्कुल, मैंने कहा था, ये एमेच्योरिश और चाइल्डिश दलीलें लगती हैं, और वो ही साबित भी हुआ। उन्होंने कहा, जब ये बात हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि आपके पास जो हमने मांगा है वो दे दीजिए, और बाकी मिलान वो मैचिंग मत करिए, जो है वो दे दीजिए। तब भी उनके वकील ने कहा था जी 3 हफ्ते में दे देंगे, और फिर मिल गया 24 घंटे में। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ने जो 3 हफ्ते का टाइम मांगा था वो सुप्रीम कोर्ट की मानहानि थी। उनको सुप्रीम कोर्ट के आगे ऐसी गलत बात नहीं कहनी चाहिए थी जो अगले 24 घंटे में साबित हो गई कि गलत थी। तो स्टेट बैंक के में प्रेशर ऑब्वियसली रहा होगा। ये समझना कि स्टेट बैंक के जितने बड़े अफसर और समझदार लोग हैं वो ऐसी बात कर सकते हैं, ये आसान नहीं है। एक कोशिश शायद ये भी हो रही है कि स्टेट बैंक में ये फैसला कैसे लिया गया, उसमें क्या फाइल नोटिंग वगैरह है, उनको आरटीआई के जरिए बाहर निकाला जाए और पता लगाया जाए कि किसने और क्यों ये फैसला लिया गया। और जो उनके वकील की फीस होगी, मैं समझता हूँ 20, 25, 30 लाख तो होगी, वो जनता के पैसे से जानी चाहिए या जिन्होंने ये गलत फैसला लिया उनकी जेब से जानी चाहिए? जी। नहीं, बड़ी बात आप कह रहे हैं।
कि हरीश साल्वे देश के बहुत जाने माने वकील, बहुत सबसे महंगे वकील, अगर स्टेट बैंक ने इनको हायर किया है तो इसकी फीस जनता क्यों दे, टैक्स पेयर क्यों दे, स्टेट बैंक के स्टेक होल्डर हमारे आपके जैसे लोग क्यों दें? वो गुनाहगार अफसर लें जो इस मामले को दबा रहे थे या जो गलतियां कर रहे थे। अभिषेक, कोई ब्रेकिंग न्यूज हो तो जरूर बताइएगा, आप बीच बीच में खुद इंटरप्ट कर सकते हैं, है ना? मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, कोई भी खबर आए ट्विटर पे आप जरूर बताएं। संदीप जी, एक चीज मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ। मैं इस चर्चा से अपने आप को क्षमा मांग सकता हूँ क्योंकि मुझे और भी काम है। नहीं, बिल्कुल प्रोफेसर साहब, एक बार फिर से सैल्यूट आपको, आप आए, आपने सारी जानकारी रखी, और मैं चाहूंगा अपने दर्शकों की तरफ से आपको इस तरह का हौसला मिलता रहे आगे के लिए।